गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी बता दीजिए आपको आवाज़ क्लियर है? एम आई ऑडिबल? आपको आवाज़ आ रही है? यस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। सो जल्दी से जल्दी मुझे ये बता दीजिए कि आपको आवाज़ क्लियर है या नहीं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। और यस, आवाज़ क्लियर है, ऑल क्लियर। सो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी जो बेस्ट 200 एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है वो चल रही है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सेट नंबर 4 और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। देखिए, मैं आपको चीज़ बता दूं, इस सेशन को तो आप ज्वाइन करें ही करें, ठीक है। बाकी आज मैंने जो मेरा पेड कोर्स है 10,000 एमसी कोर्स, उसके अंतर्गत मैंने लाइव क्लास ली थी, लाइव इंटरेक्ट किया था, बहुत मज़ा आया मुझे। एक एनर्जी मेरे को भी एक फील हुई, क्योंकि सामने बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। बहुत मज़ा आया मुझे। और ऐसे ही सेशन आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं आज सेट नंबर 4 में। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप मुझे फॉलो करें। यहाँ पे मेरे साथ 1,41,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। सारे लेक्चर्स, पीडीएफ वगैरह जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर ली जाती हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। कोई एग्जाम है, पेपर है, डाउट है, आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। और जो मेरा पेड कोर्स है 10,000 एमसीक्यू कोर्स, जिसमें हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ आज मतलब 20 मई तक 1299 रुपीज़ में मिल सकता है। इसमें हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करते हैं डिटेल में। यूपी जीके भी है यहाँ पे, यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल एमसीक्यूज भी डिस्कस कर रखे हैं, और भी बहुत सारे स्पेशल फोल्डर्स हैं जो आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जाने होते हैं। और इसमें आपको एक कोड यूज करना है, VIP फ्लैश। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको ये प्राइस सीधा का सीधा कोर्स जो है 1299 में मिलेगा, और प्लस आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी, डबल वैलिडिटी भी मिलेगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और जो मेरा सेशन कल का है, कल का मेरा लाइव सेशन होगा पेड कोर्स स्टूडेंट के लिए, और ये मेरा जो है सेकंड सेशन होगा। आज मैंने इंटरेक्शन करी थी, लेकिन लाइव कल हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 10,000 एमसीक्यू कोर्स में। और ये पॉलिटी का मैराथन क्लास होगा, लगभग मैं 2 घंटे क्लास लूंगा इसके अंतर्गत, तो वो देख लेना आप लोग, ठीक है। ये होगा कहां पे? 10,000 एमसीक्यू कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा। अगेन, अगर आपने ये कोर्स परचेज कर रखा है तो आपके पास SMS या आपके पास मेल के ऊपर एक लिंक आया होगा, उस लिंक को क्लिक कर लेना और आपको ये सेशन का लिंक वहां पे मिलेगा। समझ आया? देखिए, आपका मेल या आपका फोन जो भी आपके पास है, जो भी आपका नंबर रजिस्टर्ड है, जब मेल रजिस्टर्ड है हमारे साथ, तो वहां पे एक लिंक गया होगा हमारी तरफ से, स्टडी IQ की तरफ से, तो उसको क्लिक कर लेना, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिलती चली जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और GS कोर्स भी है हमारा, ये चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करी हैं। इन कोर्सेज को आप कहां से ले सकते हैं? स्टडी IQ ऐप पे, या हमारी वेबसाइट studiiq.com। जिस तरीके से आप जो है इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे, तो मतलब कहाँ से पढ़ेंगे? आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्स, व्यू ऑल का बटन, यहाँ पे GS कोर्स और 10,000 एमसीक्यू कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जो भी आपको अच्छा लगे आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलिए जी, करते हैं स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। यस, जो पॉलिटी का मैराथन सेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 एमसीक्यू कोर्स में होगा, ये ध्यान रखना जी। हाँ, नायब तहसीलदार जो भी बच्चे हैं वो उस सेशन को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, 10,000 एमसीक्यू कोर्सों के अंतर्गत देख सकते हैं। चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखिए। जिनको नहीं आया तो वो चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। यस, स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंतर्गत आपकी एक कमेटी थी, दैट वाज यूनियन पावर्स कमेटी। इस यूनियन पावर कमेटी के आपके चेयरमैन कौन थे? जब हमारा संविधान बना था तो उसके अंतर्गत आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी। इस असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंसेस। ये प्रोविंसेस से इलेक्टेड मेंबर थे, वहां के लोगों ने इलेक्ट करके इनको भेजा था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। बहुत सारी हमारी कमेटीज बनी थी, उसमें से एक थी यूनियन पावर्स कमेटी। यूनियन पावर कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके सबके चेयरपर्सन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
जो हमारे आज़ाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, तो उस टाइम पे भी जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट थे वो भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जवाहरलाल नेहरू जी के कॉन्टेक्स्ट में अब आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। जवाहरलाल नेहरू जी जो है हमारे, जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, संविधान की उद्देशिका वर्ड इन्होंने यूज किया था 13 दिसंबर 1946 को, जिसका रूप बाद में प्रियम्बल ने ले लिया था, प्रस्तावना ने ले लिया था, ये याद रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और ये प्रियम्बल जो होता है ये होता है हमारा प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान का पहला पेज है। आंसर नंबर ए इज द राइट वन। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो फंडामेंटल राइट की कमेटी थी उसके चेयरपर्सन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार पटेल आपके चेयरपर्सन थे। महात्मा गांधी, इन्होंने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ज्वाइन नहीं किया था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मेंबर है, कौन सा मेंबर नहीं है। तो महात्मा गांधी जी जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर कभी भी नहीं रहे। भीमराव अंबेडकर जी जो हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे और इन्होंने हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। अगर आपसे पेपर में यह क्वेश्चन पूछ ले कि ड्राफ्टिंग कमेटी की जो भीमराव अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट तैयार किया था उसके लिए भी एक स्पेशल कमेटी बिठाई गई थी उस ड्राफ्ट को देखने के लिए, तो उस ड्राफ्टिंग मतलब उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? कृष्णा स्वामी अय्यर। ये याद रखना है आपको, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। अब यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में टोटल लोग कितने थे? 389 मेंबर थे, जिसमें से 15 महिलाएं थी, फीमेल थी। 11 जो हैं आपके सेशन हो रखे हैं यहाँ पे। 165 दिन ये पूरा प्रॉपर तरीके से मीटिंग चली थी, जिसमें 114 दिन प्रॉपर डिस्कशन आपकी चली है यहाँ पे। तो ये सारे आपके सामने पॉइंट्स हैं, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए, जवाहरलाल नेहरू जी इज द करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। यस, शाबाश। बताइए 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 अगला क्वेश्चन। हु इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स? हु इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स? होते जो दोनों में से पहले हो जाए। कैग क्या करता क्या है? जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करता है, रिपोर्ट बनाता है, और रिपोर्ट जो है आपकी पार्लियामेंट में जाती है और एक कमेटी के पास जाती है जिसे हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। इस पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 लोग होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से, और इसका जो चेयरपर्सन होता है वो अपोजिशन पार्टी का मेंबर होता है, जिसको अपॉइंट कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट करते हैं। 1 साल के लिए ये अपॉइंट किया जाता है ये। और ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जो कैग की रिपोर्ट होती है ना, उसको पब्लिश कर देती है मार्केट में, और वो कहती है कि घोटाला निकाला। जो हम कहते हैं ना कि घोटाला निकाला, घोटाला एक्चुअली वो क्या होता है? वो कैग जो होती है ना वो रिपोर्ट तैयार करके देती है, जो आगे पब्लिश कौन कर देता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, और वो घोटाला वर्ड यूज हो जाता है वहां पे। समझ आया? आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि जो कैग है अभी करंट में कैग कौन है, ठीक है। यहां पे बात करते हैं फाइनेंस कमीशन के ऊपर, यानी कि वित्त आयोग के ऊपर। वित्त आयोग जो लिखा गया है अंडर आर्टिकल 280 लिखा गया है। पहला वित्त आयोग जो है फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन वॉज के.सी. नियोगी, जो कि अपॉइंट किए गए थे 1951 में। अभी जो हैं वो 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है हमारा। एन.के. सिंह इज द चेयरपर्सन। और फाइनेंस कमीशन जो है 5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, ये पता होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनेंस कमीशन का जो काम होता है वो ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट का अकाउंट्स होते हैं, जो भी पैसा होता है, सेंटर और स्टेट में शेयर करना, पैसा शेयर, टैक्स शेयर, ग्रांट्स शेयर, जो भी शेयरिंग करनी होती है वो आपका फाइनेंस कमीशन करता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये हेल्प करने के लिए होते हैं किसकी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हेल्प करने के लिए होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 76, क्लियर। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं इसको बनने के लिए, इसको बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज की होती हैं वही आपको चाहिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके मतलब इंडियन सिटीजन होने चाहिए, 5 साल हाई कोर्ट का, ठीक है। 5 साल हाई कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 5 साल हाई कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और प्लस जो है आपके 10 इयर्स जो है आपके एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब बातें जो करी जाती हैं ये आपके अटॉर्नी जनरल के लिए चाहिए होती हैं। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति,
किसकी परमिशन से, किसके कहने पे, प्रधानमंत्री के कहने पे। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के महान्यायवादी होते हैं, ये फुल टाइम मेंबर नहीं होते, हमारे भारत देश के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर नहीं होते। ये फिर करते क्या हैं, ये गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को क्या करते रहते हैं, ये आपकी जो है लॉ बनाने के लिए या कुछ भी चीज़ के लिए एडवाइस करते हैं। और ये हमारे फर्स्ट लीगल ऑफिसर होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, ये ध्यान रखना। और ये हमारे लॉ मिनिस्ट्री के साथ इनका लेना देना कुछ नहीं होता। अगर गवर्नमेंट के ऊपर कोई सिविल केस चलता है तो उस सिविल केस में गवर्नमेंट को डिफेंड कौन करता है, गवर्नमेंट को बचाता कौन है, अटॉर्नी जनरल जो है बचाता है। लेकिन ये ध्यान रखना, क्रिमिनल केस के ऊपर कभी भी अटॉर्नी जनरल नहीं लड़ेगा, मतलब सरकार को नहीं बचाएगा अगर वो क्रिमिनल केस है। और अटॉर्नी जनरल जो है किसी भी सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में और कहीं पे भी वो आ जा सकता है, बोल सकता है, बातचीत कर सकता है, एनीथिंग। बट वहां पे जो है वो वोट नहीं कर सकता। वोट इसीलिए नहीं कर सकता वो क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। क्लियर। और ये प्राइवेट काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। प्राइवेट काम अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अगेन करने का मतलब क्या है, यहाँ पे केस ही तो लड़ेगा ये। तो ये प्राइवेट केस लड़ सकता है, लेकिन वो केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना है आपका। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगराइज्ड एज ए परमानेंट विंड। इसमें से कौन सी जो है आपकी परमानेंट विंड नहीं है, जो चलती ही रहती है, ये परमानेंट विंड नहीं है इनमें से। तो फटाफट बताइए। यस यस, परमानेंट विंड नहीं है इनमें से। परमानेंट विंड प्रिवेलिंग विंड जिसे हम कहते हैं, जैसे कि ट्रेड विंड हो गई, वेस्टर्लीज होगी, पोलर विंड्स होगी, तो दीज आर द परमानेंट विंड्स। बट जो मॉनसून है तो दिस इज नॉट द आपकी पूरी परमानेंट विंड। मॉनसून जो होती है ये सीजनल विंड्स होती हैं, आपकी सीजनल विंड्स हैं ये। तो इसीलिए आंसर क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। ट्रेड विंड जो चलती है आपको पता है आपके 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक चलती है। ये आपकी 30 डिग्री से ऊपर जाएं तो वेस्टर्लीज चलती हैं 30 से 60, और उसके बाद 60 से 90 आपकी पोलर विंड्स चलती हैं। ये सब आपको पता है। और मॉनसून जो होती है हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मॉनसून आती है वो आपकी आती है यहाँ से साउथ वेस्ट मॉनसून आती है, जो कि आपके ओरोग्राफिक रेनफॉल करती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब ये होता है जो पर्वतों से टकरा के बारिश होती है, और यहाँ पे वो टकराती कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट में, सहाद्री पे टकराती है और आपकी बारिश करती है सबसे ज्यादा, दैट इज साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून पूरे इंडिया में बारिश करती है, लेकिन एक जगह को छोड़ के, वो कौन सी, दैट इज आपका कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु वाले हिस्से को छोड़ के। और यहां पे जो बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्ट विंड्स करती हैं। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, डी, दैट इज मॉनसून। क्लियर। ये देख लीजिए, ये आपकी आ गई है यहाँ पे ईस्टलीज आ गई 60 to 90 वाले में, और 30 to 60 वाले में कौन सी आ गई आपकी, दैट इज कॉल्ड आपकी वेस्टलीज आ जाती है, और ट्रेड विंड्स आती है 30 डिग्री के पास। क्लियर, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर डोल्ड्रम वाला पार्ट होता है, डोल्ड्रम वाला पार्ट, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आके कन्वर्ज हो जाती हैं, और ये बनाती क्या है यहाँ पे, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन वाला पार्ट बनाती है, जो कि लो प्रेशर जोन होता है आपका। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जी अगला देखिए, शाबाश, अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कैटेगरी ऑफ सॉइल इज इन इंडिया। सॉइल के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा सॉइल कौन सी है। पहली बात तो सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं हम, पीडोलॉजी। पीडोलॉजी, इसको कंफ्यूज मत करना पैडागोजी के साथ। पैडागोजी होता है जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो दिस इज माय पैडागोजी। पैडागोजी होता है पढ़ाने का तरीका, पीडोलॉजी होता है सॉइल की स्टडी को कहते हैं। समझ आया। अब बात यह है कि हमारे इंडिया में अगर बात करें सबसे ज्यादा जो सॉइल है आपकी वो होती है एलुवियम सॉइल, जलोढ़ मिट्टी उसे हम कहते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा होती है, एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा होती है। ये क्या होती है, जैसे कि इंडिया से जो आपकी जो है नदियां आती हैं हिमालय से जो नदियां आती हैं और आके मिट्टी जमा कर देती हैं नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, एंड दैट सॉइल इज द एलुवियल सॉइल। और ये जो सॉइल होती है 40% ऑफ द एरिया में देखने को मिलती है इंडिया के, और ये सॉइल आपकी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दैट
दैट्स वाई जो आपका नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर इतना रिच है क्योंकि ये एलुवियल सॉइल देखने को हमें मिलती है। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रेड सॉइल रेड इसीलिए होती है क्योंकि इसके अंतर्गत आयरन देखने को हमें मिलता है। ब्लैक सॉइल जो होती है इसे हम कहते हैं रेगूर सॉइल का नाम से जाना जाता है और ये कॉटन की खेती के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये याद रखना। और इसमें जैसे ही वाटर आ जाता है तो बाद में रिटेंशन करके बाद में सूख के क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं यहाँ पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉटन के बारे में बात करें तो इसके लिए रेवोल्यूशन कौन सा था, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। और कॉटन के लिए नमी चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है, इसीलिए ये गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉटन देखने को हमें मिलती है और कॉटन मिल्स भी वहां पे ज्यादा देखने को हमें मिलती हैं। तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका, दैट इज ए। फॉरेस्ट से मेरे दिमाग में यही आता है कि फॉरेस्ट रिसर्च डिपार्टमेंट कहां पे है हमारा, दैट इज इन द देहरादून, जो उत्तराखंड की कैपिटल। एरिया वाइज फॉरेस्ट कहां पे है ज्यादा, एमपी में। परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कहां पे है, मिजोरम में। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर नंबर ए, एलुवियल सॉइल इज द राइट आंसर। ये जो ब्लू कैटेगरी वाली है ये सारी की सारी क्या है आपकी, एलुवियल सॉइल है, तभी यहां पे इन स्टेट्स में एग्रीकल्चर ज्यादा होता है। चलिए अगला आंसर बताइए। When did अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया? इंडिया के अंतर्गत जो इन्वेड किया था अलेक्जेंडर ने, तो वो कब किया था? यस, पहली बात तो अलेक्जेंडर जिसे हम कहते हैं सिकंदर, ये आया कहाँ से था, मैसेडोनिया मकदूनिया से आया था ये। और इसकी डेथ कहाँ पे हो जाती है, बेबीलोन में। जब ये भारत देश में आता है तो इसकी जो है 326 बीसी में आता है। जब इंडिया में आता है तो इंडिया में रूल किसका चल रहा है, नंद वंश का रूल चल रहा है। और किसका, नंद वंश में किसका, धनानंद का रूल चल रहा है, ये ध्यान रखना, धनानंद का। अलेक्जेंडर जो है इसकी लड़ाई होती है पोरस के साथ, और कहां पे, झेलम रिवर के किनारे पे। क्लियर हो गया आप लोगों को, झेलम रिवर के किनारे पे लड़ाई होती है जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ हाइडेस्पस। झेलम को हाइडेस्पस भी कहते हैं, ये याद रखें। और आंसर नंबर सी, अलेक्जेंडर अपना सेनापति यहां पे छोड़ जाता है, सेंड्रो को, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर कहते हैं। क्लियर हो गया। ये सेल्यूकस निकेटर जो है लड़ता है किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जो मौर्य वंश का संस्थापक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराता है, धनानंद को हराता है और मौर्य वंश स्थापित कर लेता है। किसकी मदद से, कुटिल्या की मदद से। कुटिल्या, चाणक्य, इंडियन माइकेवेली, विष्णुगुप्त, ये सारे नाम किसके हैं, कुटिल्या के नाम हैं। और इसकी मदद से सेल्यूकस निकेटर को भी हराता है और सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की शादी, हेलेना की शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर बेचता है मेगास्थनीज को, मेगास्थनीज को बेचता है। और मेगास्थनीज जो लिखता है, इंडिका पुस्तक लिखता है भारत देश के लिए, इंडिका पुस्तक याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं ये रिवर्स के ऊपर, हमारे जो रिवर हैं, जैसे रिवर रावी है, इसको ऋग्वेदिक नेम क्या है इसका, पुरुषनी इसका नाम होता है। झेलम का नाम है आपका वितास्ता, ठीक है। और रिवर ब्यास का नाम क्या है, विपास। और चिनाब का नाम है आपका असीकनी, असीकनी। क्लियर। और कौन सा रह गया, इंडस रिवर का नाम है आपका सिंधु, इंडस रिवर का नाम है सिंधु। इंडस, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सतलज का जो नाम है आपका वो है क्या, दैट इज सतुद्री। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्लियर, ये याद रखना है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। दिमाग के तार खुल गए तुम्हारे हैं, दिमाग के तार खुले कि कहां से कहां कनेक्ट कर गए हम। अगला देखिए जी, काकरा पार प्रोजेक्ट जो है आपका कौन सी रिवर के ऊपर देखने को हमें मिलता है। काकरा पार प्रोजेक्ट, ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है हमारा काकरा पार। तो दिस इज ऑन द रिवर ताप्ती, और ये कहां पे है, गुजरात के अंतर्गत देखने को हमें मिलता है काकरा पार, गुजरात में। ताप्ती रिवर के किनारे पे सूरत शहर है, ये याद रखना। सूरत जिसे हम क्या कहते हैं, डायमंड सिटी, डायमंड सिटी कहा जाता है। क्लियर हो गया। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, जहां पे आपके मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हुए थे, याद रखना है। डायमंड की बात करें, ये प्योरेस्ट फॉर्म है आपका कार्बन का। क्लियर। नेचुरल सब्सटेंस है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर के अंदर सबसे ज्यादा। और डायमंड माइंस कहां पे हैं, पन्ना माइंस, और ये हमें देखने को मिलती है एमपी में। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है आपका, जो कि 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है आपका यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। ताप्ती रिवर जो है ये बनाती है एस्चुरी, एस्चुरी बनाती है कहां पे, अरेबियन सी के अंतर्गत,
अरब सागर में। और अरेबियन सी में एस्चुरी और कौन बनाता है? ताप्ती, ताप्ती हो गया, नर्मदा, माही और साबरमती। ये 4 नदियां जो हैं वो क्या बनाती हैं आपकी? दैट इज एस्चुरी बनाती हैं अरब सागर के अंतर्गत। गोदावरी की मैं बात करता हूं, गोदावरी स्टार्ट कहां से होती है? गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा कहा जाता है। त्रिंबकेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है और जाके कृष्णा और रिवर के साथ मिलके, गोदावरी से मिलके ये बनता है डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनता है, दैट इज इन द आंध्र प्रदेश। क्लियर? और इसके बीच में एक लेक होती है, दैट इज कोलेरू लेक बिटवीन द कृष्णा एंड गोदावरी। गोदावरी रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट पूछे जाते हैं। गोदावरी रिवर के ऊपर पोलावरम प्रोजेक्ट देखने को मिलता है आपको आंध्र प्रदेश में, कालेश्वरम प्रोजेक्ट देखने को मिलता है तेलंगाना के अंतर्गत देखने को मिलता है। कृष्णा रिवर के ऊपर नागार्जुना सागर डैम भी है, श्रीशैलम डैम देखने को हमें मिलता है, यहां पे याद रखें। मलप्रभा की अगर मैं बात करता हूं तो मलप्रभा देखने को मिलता है आपको कर्नाटक में, कर्नाटक में देखने को मिलती है मलप्रभा। यस, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल सही। सो दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। क्लियर हो गया? और पेरियार रिवर जो है, पेरियार नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है केरल में। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 1। यस, समझ आया तुम्हें? क्लियर हो गया सबको? चलिए जी आगे करें। बहुत बढ़िया, समझ आ गया सबको? चलिए जी आगे। फ्रांस और जर्मनी के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो लाइन है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो लाइन है उसे हम क्या कहते हैं? फटाफट आंसर बताइए। अगर मैं बात करता हूं यहां पे हिंडनबर्ग की, हिंडनबर्ग जो है आपकी किस में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। और यहां पे लिखा हुआ है ऑर्डरनेस लाइन, ये आपको देखने को मिलती है। यस, दिस इज ऑल्सो द पोलैंड एंड द ईस्ट जर्मनी, पोलैंड एंड द ईस्ट जर्मनी के बीच में देखने को मिलती है। समझ आया आप लोगों को? हिंडनबर्ग जो है आपकी पोलैंड और, यस, पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में देखने को मिलती है। यस, बिल्कुल सही, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। सो दिस इज द मैगिनॉट लाइन। आंसर नंबर क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। क्लियर हो गया आप लोगों को? 38th पैरेलल बताइए किसमें देखने को मिलती है? यस, 38th पैरेलल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस इज सीन इन द नॉर्थ कोरिया एंड द साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। 17th पैरेलल किसमें देखने को मिलती है? नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में। क्लियर? और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन, ये तो सबको पता है। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है? मैकमोहन लाइन, ये भी सबको पता है। और डुरंड लाइन किसके बीच में है? ये देखने को मिलती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये याद रखना है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मैगिनॉट लाइन इज द राइट वन। ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, याद कर लेना। 49th पैरेलल यूएस और कनाडा के बीच में देखने को मिलती है। सो ये हम पढ़ चुके हैं सारी की सारी चीजें। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। अगला बताइए, सुंदरबन मैंग्रोव आपके देखने को मिलते हैं कौन सी स्टेट में देखने को मिलते हैं? पहली बात तो जो मैंग्रोव्स हैं वो आपकी कोस्टल स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। ये मैंग्रोव जो होते हैं इन्हें हम स्वैम्पी फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, लिटोरल भी कहते हैं इनको। क्लियर? ये पानी में इतने धसे होते हैं ना कि इनके ऊपर जो भी अगर टाइड्स भी आएगी, पानी का प्रेशर भी बहुत पड़ेगा, तो भी इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये झूलने वाले नहीं है, हिलने वाले नहीं है। कौन समझ आया? और इन मैंग्रोव्स की जड़ें जो है पानी में इतनी धसी होती हैं कि इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इनकी रूट्स में एक होल्स होते हैं जो इनको सांस लेने में काम करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स होते हैं जो सांस लेने में मदद करवाते हैं। अब बात करते हैं मैंग्रोव्स, जो सुंदरबन है ये सबको पता होगा, दैट इज इन द वेस्ट बंगाल। और सुंदरबन जो है आपके यहाँ पे मैंग्रोव्स में सुंदरी ट्रीज भी देखने को हमें मिलते हैं। एंड सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, जो कि वेस्ट बंगाल में बनता है बिटवीन द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा बनाते हैं। आंसर नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर, वेस्ट बंगाल इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? ये याद रखना है आपको। आंसर नंबर डी। यस, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। गुजरात में गरबा डांस फॉर्म है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम है। ये याद रखने वाली चीजें हैं। चलो जी अगला क्वेश्चन बताइए। यस, बर्ड फूड डेल्टा तो आपका मिसिसिपी रिवर बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, ये प्रावधान हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया है? पहली बात तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 36 टू 51 नंबर आर्टिकल में देखने को मिलते हैं। पार्ट 4 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है ये। और इसका जो आइडिया हमने लिया है वो आयरलैंड से लिया है, आंसर नंबर डी।
और ये हमारे देश में करते क्या हैं, ये हमारे देश में वेलफेयर करने के लिए आपको हेल्प करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाने के लिए आपको हेल्प करते हैं। सो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आयरलैंड इज द राइट वन, आयरलैंड। समझ आया आप लोगों को जी? आयरलैंड इज द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं, बिल्कुल सही जी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, बिल्कुल सही। क्लियर हो गया आप लोगों को? आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ब्रिटेन से हमने लिया है रूल ऑफ लॉ, रिट वर्ड लिया है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया है हमने यहां से, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये सारे वर्ड हमने यहां से लिए हैं। यूएसए से हमने लिया है, दैट इज यूएसए से हमने लिया है, दैट इज कॉल्ड आपका प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट। यूएसए से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और प्लस जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया है। कनाडा से हमने लिया है रेजुडरी पावर जो होती हैं वो सेंटर के पास रहती हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं वो सेंटर के पास रहती हैं, वो यहाँ से हमने लिया है। समझ आ गया आप लोगों को? समझ आ गया? समझ भी आ रहा है नहीं, बस हवा में बातें चल रही हैं जी? बिल्कुल। कनाडा से हमने ये भी लिया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर यहां से लिया है कनाडा से, ये भी लिख लो, बिल्कुल सही। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आयरलैंड। इंडिया ने सबसे ज्यादा हिस्सा कहां से बोरो किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 75% हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन का, जाने के 3/4 हिस्सा संविधान का, यहां से हमने बोरो किया है। अगला बताइए जी। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो कहां पे प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड ये हमें रस्ट स्पॉट मिटाने में हेल्प करता है, जंग के निशान मिटाने में, और ये होता है कहां पे? टोमेटो में देखने को हमें मिलता है। आंसर नंबर सी। मिल्क के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, क्लियर। टैमेरिन के अंदर होता है, इमली के अंदर होता है टार्टरिक एसिड, लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। ये याद रखने वाली चीजें हैं। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी, दैट इज टोमेटो इज द करेक्ट आंसर, टमाटर के अंतर्गत होता है। अगला बताइए। कोल प्रोड्यूसर जो है वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कौन सा है? द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर हमारा कौन सा है? दैट इज द चाइना। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और दूसरा नंबर इंडिया का, तीसरा नंबर यूएस का, चौथा नंबर ऑस्ट्रेलिया का पड़ता है। ये ध्यान रखना है आपको, चाइना देन इंडिया देन यूएस देन ऑस्ट्रेलिया, ये पड़ता है यही। अब कोल से मेरे दिमाग में 3-4 क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो कोल कौन सी चट्टानों से मिलता है, कौन सी रॉक से? सेडिमेंट्री रॉक से हमें देखने को मिलता है, अवसादी चट्टानों से हमें देखने को ये मिलता है, ये याद रखें। और कोल के 4 वैरायटीज होती हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीड। सबसे अच्छी वैरायटी एंथ्रासाइट, परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। पीट की जो होती है सबसे कम, इसमें कार्बन कंटेंट देखने को आपको मिलता है, सबसे कार्बन कंटेंट, सबसे घटिया क्वालिटी ये होती है। कोल की बात करें, कोल कैपिटल ऑफ द कंट्री, कोल कैपिटल जो है वो कौन सी है? दैट इज धनबाद, झारखंड के अंतर्गत देखने को हमें मिलती है, धनबाद झारखंड में। और कोल इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? कोलकाता के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चाइना। चलिए अगला आंसर बताइए। विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सबसे बेस्ट कंडक्टर हीट का कौन सा है? कौन ऊष्मा का उत्तम चालक है? हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? वो है आपका सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है? हीट है। यस, आंसर नंबर क्या बनेगा? सिल्वर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। सिल्वर की जो अगर हम और पूछें तो इसका नाम है हॉर्न सिल्वर, लेकिन हम सिल्वर महंगा बहुत होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सिल्वर का ना यूज करके हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉपर का, क्योंकि कॉपर सस्ता आता है। कॉपर पहली बार ढूंढा कब गया था? चालकोलिथिक एज में ढूंढा गया था, ये याद रखें। समझ आया? आंसर नंबर ए। टिन की अगर मैं बात करता हूं तो टिन की जो ओर है वो है कैसेरेटाइट, ये आपकी ओर देखने को मिलती है। लेड, लेड मतलब पीबी, पीबी जो होता है ये इसकी ओर है गैलिना। टेट्रा इथाइल लेड हम यूज करते हैं एंटी नॉकिंग कंपाउंड, जो गाड़ियों में खड़खड़ होती है उससे बचने के लिए। क्लियर। लेड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, जितने भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं उसका एंड प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? लेड होता है। मरकरी की अगर मैं बात करूं तो इसकी ओर है सिनाबार,
और मरकरी की कंजम्पशन से आपको प्रॉब्लम हो सकती है और मिनीमाटा डिजीज होती है, मिनीमाटा डिजीज। क्लियर हो गया आप लोगों को। ऐसे ही कैडमियम अगर आप ज्यादा लेते हैं तो उससे इटाई डिजीज हो सकती है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर, सिल्वर इज द राइट वन, सिल्वर। चलिए जी अगला आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए। द यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, यूनियन टेरिटरी जो होती है वो किसके कंट्रोल में होती है? मैंने हमेशा आपको बताया है यूनियन टेरिटरी जो होती है राष्ट्रपति के अंतर्गत आती है। राष्ट्रपति वहां पे गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अपॉइंट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये चलती है। तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है राष्ट्रपति के थ्रू होती है और ये अपॉइंट कर देते हैं वहां पे क्या, एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं। इसलिए आंसर इसका क्या बनेगा आपका, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आंसर नंबर 3 यूनियन टेरिटरी प्रेसिडेंट के अंतर्गत आती है। अगला बताइए जी, अमरकंटक कहां पे है? अमरकंटक, अमरकंटक प्लेटू से एक नर्मदा रिवर भी स्टार्ट होती है जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में क्या बनाती है आपका, धुआंधार फॉल्स, धुआंधार फॉल्स बनाती है, जिन्हें हम कहते हैं मार्बल फॉल के नाम से भी जानते हैं। नर्मदा रिवर विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में रिफ्ट वैली का पार्ट बनाती है, ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बनाती है और गिर जाती है कहां पे, अरब सागर में गिर जाती है, जहां पे वो बनाती है एस्चुरी। और एस्चुरी बनाने वाली 4 नदियां मैंने आपको बताई थी, नर्मदा, माही, ताप्ती और साबरमती। क्लियर, ये याद रखना है। सो दैट्स वाई अमरकंटक जो है वो कहां पे होगा, दैट इज इन द मध्य प्रदेश। आंसर नंबर क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी, मध्य प्रदेश इज द राइट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को। उत्तराखंड की मैं बात करता हूं तो यहां पे एक जगह है देवप्रयाग, देवप्रयाग, जहां पे अलकनंदा और आगे भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं और यहां पे देवप्रयाग से स्टार्ट होती है गंगा रिवर जो 2525 किलोमीटर की लंबाई है। यूपी में जाएगी, उत्तराखंड से यूपी में जाएगी, बिहार, झारखंड, देन वेस्ट बंगाल में जाके ब्रह्मपुत्रा के साथ क्या बना लेती है, डेल्टा। राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, भरतपुर सेंचुरी, भरतपुर नेशनल, भरतपुर सेंचुरी और केवलादेव नेशनल पार्क, घाना बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है और डेजर्ट नेशनल पार्क आपका देखने को मिलता है यहाँ पे, ये याद रखें। महाराष्ट्र में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के हेडक्वार्टर हैं मुंबई में, और बार्क बॉम्बे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के भी हेडक्वार्टर हैं। तारापुर, तारापुर जो है आपका पहला एटॉमिक पावर स्टेशन था जो कि महाराष्ट्र में लगा था। ये आप सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, मध्य प्रदेश इज द राइट वन, मध्य प्रदेश। यस, राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी पड़ती है अरावलीज की, दैट इज कॉल्ड गुरु शिखर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी जो है अरावलीज की, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की, वो राजस्थान में पड़ती है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। जो प्रस्तावना है इसको पहली बार अमेंड किया गया था, पहली और आखिरी बार 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग, जिसमें 3 वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ही 5 सब्जेक्ट जो है हमने स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाले थे, जिसमें फॉरेस्ट, एजुकेशन, वेट एंड मेजर्स, क्लियर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और आपका प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल, ये प्रोडक्ट हमने स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में डाले थे। 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये याद रखें। फंडामेंटल ड्यूटीज पहली बार ऐड करी गई थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटी, 11वीं ऐड करी गई थी आपकी 86 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 2002 में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर। और प्रियम्बल जो होता है ये प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको मॉडर्न होरोस्कोप ऑफ इंडिया किसने बोला था, मतलब हमारे भारत देश का आधुनिक भविष्य, ये बोला था के एम मुंशी ने बोला था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, के एम मुंशी ने। क्लियर हो गया। 44 अमेंडमेंट की बात करते हैं, 1978 में चलाया गया था। यहाँ पे 44 अमेंडमेंट में एक वर्ड था पहले, एक इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसके कारण जो है आपकी एमरजेंसी लगती थी, नेशनल एमरजेंसी लगती थी। इस इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हमने आर्म्ड रिबेलियन, सैन्य विद्रोह में जो है कन्वर्ट करवाया था। 44 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ही जो है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आपका क्या बन गया था, एक लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर। 52nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हमने 10th शेड्यूल ऐड किया था, 10वीं अनुसूची ऐड करी थी, जिसमें हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं, दल बदलने के विरुद्ध कानून की बात करते हैं। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। यस।
पल्ले पड़ रहा है कुछ हैं, समझ भी आ रहा है, जब घूम गया दिमाग। चलिए जी अगला आंसर बताइए। द टर्म उपनिषद मीन्स, उपनिषद वर्ड का मतलब क्या होता है? दे आर द फिलोसफिकल टेक्स्ट, जिसमें एक शिष्य जो होता है गुरु के पास आके बैठता है उसके चरणों में और सारी शिक्षाएं लेता है वहां से। सो दैट इज उपनिषद, मतलब नॉलेज एक्वायर्ड बाय द सिटिंग क्लोज टू द टीचर, उसके पास बैठ के जो नॉलेज लेगा, सो दैट इज कॉल्ड आपका उपनिषद। और टोटल उपनिषद कितने हैं हमारे? 108 हैं। सबसे एक ही उपनिषद इंपॉर्टेंट है, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद जो है आपका, ये इसमें हमने वर्ड लिखा है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, दैट इज सत्य की जीत। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। क्लियर? यस, मैं रुकेगा नहीं। बिल्कुल सही। चलिए जी, चलिए कंफर्म। PIL स्टैंड्स फॉर, यस, PIL स्टैंड्स फॉर, PIL स्टैंड्स फॉर, ये PIL का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया था? अगेन USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। और PIL के अंतर्गत जो है आपका क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई भी पॉइंट हो जो हमारी कंट्री के वाइड इश्यूज को संभालता हो। फॉर एग्जांपल प्रोस्टिट्यूशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये हमारे देश के अंतर्गत, चाइल्ड लेबर, बैगरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये बड़े कॉन्सेप्ट हैं ये। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप इस चीज़ के लिए कुछ करना चाहते हैं, जहाँ आपके पास कोई प्लान है, जहाँ आपके पास कोई सबूत है, एनीथिंग, तो इसीलिए जो है वो PIL का कॉन्सेप्ट डाला गया है। ये ध्यान रखना, PIL कॉन्सेप्ट जो है आपका एक सोसाइटल ऑब्जेक्ट है, मतलब सोसाइटल आपका टॉपिक है। एक होता है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट जो है आपका एक इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है बस, यहाँ पे फंडामेंटल राइट में एक इंडिविजुअल के ऊपर बात करते हैं, और उसके बाद जो है PIL के ऊपर अगर हम पूरा इंडिया के ऊपर बात करते हैं, पूरी कलेक्टिव अप्रोच से बात करते हैं, और ये जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। ये आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। यस, PN भगवती वॉज अ जस्टिस जिन्होंने ये आपका आइडिया दिया था। यस, बिल्कुल सही। अगला बताइए। पाक स्टेट जो है कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल को किसके साथ? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इंडियन ओशन के साथ जो है कनेक्ट करता है। आंसर नंबर ए, पाक स्टेट बिटवीन द तमिलनाडु एंड द श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ऐसे भी हम वर्ड यूज कर लेते हैं। आंसर नंबर ए, इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम के ऊपर है, बट अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हमारा ओशन हो गया, इंडिया का ओशन हो गया, ऐसा नहीं है। समझ आया आप लोगों को? अटलांटिक ओशन वो ओशन है जहां पे सबसे ज्यादा बिजिएस्ट ओशन है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड होता है, बिजनेस देखने को हमें मिलता है यहाँ पे। पैसिफिक ओशन की बात करें, सबसे बड़ा ओशन है, और सबसे बड़ा ओशन है, और पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर देखने को हमें मिलता है, रिंग ऑफ फायर, क्योंकि आग ही जलती रहती है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो वगैरह आते रहते हैं। आर्कटिक ओशन जो है इसके अंतर्गत एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है हमारी ओशन के अंतर्गत। कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो होती है जहाँ पे फिशिंग देखने को मिलती है, जहाँ पे लोगों को रोजगार मिल जाता है उस चीज़ से, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो आर्कटिक ओशन के अंतर्गत कॉन्टिनेंटल शेल्फ बड़ी है, कौन सी कंट्री की? साइबेरिया कंट्री की इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? ये याद रखना है आपको। चलिए जी अगला बताइए। अरे तुम्हारे कहने से तुम्हारा थोड़ा हो जाएगा। अगला देखिए, दसराजन वॉर जो है वो किस रिवर के किनारे पे देखने को मिली थी? दसराजन वॉर जो है ये हमें देखने को मिली थी रिवर रावी के किनारे पे। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? हिस्ट्री में है ये। और रावी रिवर को मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं हम? पुरुषनी कहा जाता है, ऋग्वेदिक नेम। ब्यास को बिपास कहते हैं, सतलज को सतुद्री कहते हैं। क्लियर? और चिनाब को कहते हैं असीकनी, और एक रहेगी झेलम, झेलम को हम क्या कहते हैं? दैट इज वितास्ता, वितास्ता। क्लियर? ये याद रखना है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रिवर रावी। चलिए अगला आंसर बताइए। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन शुड बी ए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरपर्सन होता है वो क्या होता है? यस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं वो क्या, कौन होते हैं? यस, बताइए बताइए बताइए।
बिल्कुल सही। सो ही विल बी द दैट इज द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। आप में से इसमें ए ऑप्शन बहुत टिक कर रहे हैं, वो गलत है, आंसर नंबर सी बनेगा। काफी बच्चे बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं लेकिन उन्होंने यहां तक तो वो पहुंचे नहीं, हाई कोर्ट लिखा हुआ है, हाई कोर्ट से गलत हो जाएगा। आंसर इसमें क्या बनेगा? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन राइट की बात करता हूं तो ये पेरिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है आपका ह्यूमन राइट कमीशन जो चला था 10 दिसंबर 1948 को जो है ये हमारा बनाया गया था। ह्यूमन राइट की बात हुई थी। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहां पे? जिनीवा में। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे होता है। और एक ह्यूमन राइट्स के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर लंदन में है, तो ये भी ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी दैट इज रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। दैट्स इट। क्लियर? और कल मेरी क्लास यहाँ पे तो नहीं होगी, लाइव क्लास नहीं होगी। कल मेरी लाइव क्लास होगी हमारे पेड कोर्स के अंतर्गत जो कि हमारा है 10,000 MCQ कोर्स, और इसमें मैं मैराथन क्लास लेने वाला हूँ पॉलिटी की। तो ये जो बच्चे पेड कोर्स वाले हैं वो तैयार रहें, 2 घंटे की क्लास होगी। बहुत चुनिंदा क्वेश्चन मैं इसमें करवाऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है? और ये पेड कोर्स आप ले सकते हैं अभी जो अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 1299 रुपये में, और ये आपको मिलेगा सिर्फ 20 मई तक मिलेगा। 20 मई तक आपको 1299 में मिलेगा, विद डबल वैलिडिटी मिलेगा अगर आप इस कोड को यूज करते हैं VIP फ्लैश। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको ये कोर्स जो है डबल वैलिडिटी के साथ मिलेगा। पहले 2500 में 1 ईयर की वैलिडिटी होती है, अब 1299 में 2 ईयर की वैलिडिटी आपको मिलेगी। तो आप देख लेना ये। अब आप इन कोर्सेज को कहां से ले सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। स्टडी IQ ऐप पे या हमारी वेबसाइट studiiq.com। जैसे ही आप इस चीज को ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाता है होम पेज। यहां पे दिखता है बेस्ट सेलिंग कोर्सेज व्यू ऑल का बटन। इस बटन को आप दबाएंगे, GS कोर्स और 10,000 MCQ कोर्स आपको नजर आ जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये आप देख लीजिए आपको कौन सा कोर्स परचेज करना है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं कि जो यहां पे आपको दिखा देता हूं, हमारी ऐप के ऊपर दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है? ये देख लीजिए स्टडी IQ। जैसे ही मैं स्टडी IQ यहां पे खोलता हूं, ठीक है, तो आपको ये ऊपर नजर आ जाएगा, तो इस पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे लिखा आएगा व्हाट डू यू वांट टू लर्न। तो यहां पे आपको डाल देना है 10,000 MCQ कोर्स। यहां पे आपको 10,000 MCQ कोर्स डाल देना है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी डाल के। ये देखिए जी, एक सेकंड रुकते हैं। तो यहां पे हम डालते हैं 10,000 MCQ कोर्स। ये आपको ओपन हो जाएगा। ये देखिए 10,000 डाला, ये ओपन हुआ। जैसे ये ओपन होता है तो मेरा कोर्स आपको ऐसे नजर आ जाएगा। तो यहां पे जो कोर्स है, अगर आप इसके ऊपर जो है आप कोड लगाते हैं VIP फ्लैश, ठीक है, VIP फ्लैश, तो ये आपको कोड जो है 1250 में कोर्स दिला देगा, अब सॉरी 1299 में कोर्स दिला देगा आपको। और इसमें 590 वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और भी वीडियोस इसमें आती हैं। और इसी कोर्स के अंतर्गत मैं कल जो है पॉलिटी की क्लास लूंगा मैराथन। समझ आया आप लोगों को? ये ध्यान रखना। और एक चीज आपको बता देता हूं कि इस कोर्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। यहाँ पे कोर्स कंटेंट, चलो नेवर माइंड, दिख नहीं रहा, अदरवाइज आपको दिख जाएगा जब आप इसको ओपन करेंगे। तो आप इस वैलिडिटी के साथ जो है इन कोर्सेज को ले सकते हैं। इसमें मैं आपको वैसे बता देता हूं, इसमें हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस किए हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट साइंस, इकोलॉजी, ये सब चीज़ें आपके UP GK भी है, UP PCS के क्वेश्चन भी हैं, बिहार GK भी है, MP GK भी है, और SSC रेलवे डिफेंस एग्जाम्स के क्वेश्चन, UPSC स्टेट PCS के क्वेश्चन, यहाँ पे मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, स्टैटिक GK का पार्ट है, 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं इसके अंतर्गत करवाता हूं। तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लियर? तो देख लीजिए जो भी आपको कोर्स परचेज करना है, और दिस इज द आपका पार्ट। क्लियर? और मैराथन क्लास होगी कल हमारे पेड कोर्स के अंतर्गत शाम को 5 बजे। सो गाइस अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।